हिमालय की गोद में बसा शांति ग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ की हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली थी और नदियों का पानी इतना निर्मल था कि तलहटी के पत्थर साफ दिखाई देते थे। गांव के लोग अपनी सादगी और प्रकृति के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन सरल था, उनकी ज़रूरतें कम थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शहरों की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। गांव के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी कहानियों की तरह चारों ओर फैली हुई थी। इसी बरगद के नीचे अक्सर गांव की पंचायतें और महत्वपूर्ण सभाएं होती थीं। एक सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को छूते हुए गांव में उतर रही थीं, गांव के मुखिया मोहन सिंह अपने घर के आंगन में बैठे थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी, पर उनके चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें और आंखों में एक शांत दृढ़ता थी। उनकी पत्नी राधा उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई थी। तभी गांव के कुछ लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। प्रधान जी, क्या आपने सुना? शहर से कोई बड़ी कंपनी के लोग आ रहे हैं आज। बलदेव, सुबह सुबह इतनी बेचैनी किस बात की? कौन आ रहा है और किस लिए? सुना है वे हमारे गांव के पास एक बड़ा कारखाना लगाना चाहते हैं। सोचिए प्रधान जी, कितने रोजगार मिलेंगे। हमारे बच्चों को शहर नहीं जाना पड़ेगा काम की तलाश में। कारखाना? किस चीज का कारखाना? इस शांति ग्राम में कल कारखानों की क्या जरूरत? हमारी शांति भंग करने आ रहे होंगे वे। दादी, आप भी हमेशा नकारात्मक ही सोचती हैं। हो सकता है वे गांव के भले के लिए कुछ अच्छी योजना लेकर आए हों। हमें पहले उनकी बात सुननी चाहिए। दादी ने अपनी बूढ़ी आंखों से बलदेव को देखा, जिसकी आंखों में चमक थी। बलदेव गांव का एक युवा था जो हमेशा से शहर की चकाचौंध से प्रभावित रहा था और गांव की गरीबी से तंग आ चुका था। वो जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता था। दोपहर होते होते एक चमकदार काली गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव के बरगद के पेड़ के पास आ रुकी। गाड़ी से एक सूट बूट पहने व्यक्ति उतरे, जिनके साथ 2 और लोग थे। ये थे प्रगति उद्योग के प्रतिनिधि शर्मा जी। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जो अक्सर बड़े शहरों के व्यापारिक चेहरों पर दिखाई देती है। नमस्कार, मैं शर्मा हूँ, प्रगति उद्योग से। आप सभी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। स्वागत है आपका शर्मा जी। मैं मोहन सिंह, इस गांव का प्रधान। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? प्रधान जी, सेवा तो हम आपकी करने आए हैं। हमने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया है और पाया है कि शांति ग्राम में असीम संभावनाएं हैं। हम यहाँ एक बड़ा उत्पादन इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, जिससे इस पूरे क्षेत्र का काया पलट हो जाएगा। काया पलट? सुना आपने प्रधान जी, मैंने कहा था ना। काया पलट या विनाश, प्रकृति से छेड़छाड़ का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता बेटा। नहीं दादी जी, विनाश नहीं, विकास। हम यहाँ एक इको फ्रेंडली प्लांट लगाएंगे, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि हम गांव में स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे। गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। आपके बच्चों को शहर में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। शर्मा जी की बातें सुनकर कई गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। गरीबी और सुविधाओं की कमी ने उन्हें लंबे समय से घेरा हुआ था। नौकरियों का लालच, बेहतर स्कूलों और अस्पतालों का सपना, ये सब उन्हें एक नए उज्जवल भविष्य की ओर खींच रहा था। शर्मा जी, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमारा गांव हमारी पहचान है। हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारी मिट्टी, ये सब हमारे लिए सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रधान जी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने एक विशेष योजना बनाई है। हम गांव के बाहर उस खाली पड़ी जमीन पर कारखाना लगाएंगे जहां खेती नहीं होती। हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई प्रदूषण ना फैले। ये कारखाना सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को लाभ पहुंचाएगा। प्रधान जी, अब और क्या चाहिए? नौकरी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ मिल रहा है। हम कब तक ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? हमारे बच्चों को भी तो बेहतर जीवन का हक है। बलदेव, तुम क्या जानते हो बेहतर जीवन क्या होता है? क्या दीवारों और मशीनों के बीच कैद होकर जीना बेहतर जीवन है? हमारा जीवन हमारी प्रकृति से जुड़ा है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पेड़ हमारे पुरखों की अमानत हैं। इन्हें बेचकर तुम कौन सा विकास चाहते हो? दादी जी, हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक अवसर दे रहे हैं, और ये अवसर आपके गांव की समृद्धि के लिए है। हम भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा भी देंगे, जो बाजार मूल्य से कहीं ज़्यादा होगा।
ठीक है शर्मा जी, हम आपकी बात पर विचार करेंगे, लेकिन ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं होगा, ये पूरे गांव का फैसला होगा। हमें इस पर ग्राम सभा बुलानी होगी। शर्मा जी ने एक और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी, जैसे उन्हें पता हो कि जीत उनकी ही होगी। वे अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन उनके पीछे शांतिग्राम में एक तूफान छोड़ गए थे। गांव दो गुटों में बट गया था, एक वो जो विकास और पैसे की चमक से आकर्षित थे, और दूसरे वो जो अपनी जड़ों और प्रकृति को बचाना चाहते थे। अगले कुछ दिनों तक गांव में सिर्फ इसी विषय पर चर्चा होती रही। बरगद के पेड़ के नीचे, घरों के आंगन में, खेतों की मेड़ पर, हर जगह कारखाने की बात हो रही थी। बलदेव गांव में घूम घूम कर लोगों को कारखाने के फायदे गिना रहा था। अरे भैया सोचो, हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा पाएंगे, बीमार पड़ने पर शहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं गांव में अस्पताल होगा, हमारी झोपड़ियां पक्के मकानों में बदल जाएंगी। क्या नहीं चाहिए ये सब? बलदेव सही कह रहा है। हमारे बच्चे शहर जाते हैं तो कई कई महीनों तक नहीं मिलते। यहाँ काम मिल जाएगा तो परिवार के साथ रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दादी और उनके जैसे कुछ बुजुर्ग लोग थे जो चिंतित थे। तुम लोग ये क्या सुन रही हो? ये पैसा, ये सुविधाएं क्षणिक हैं। जब प्रकृति रूठ जाएगी तो ये कारखाने, ये अस्पताल किसी काम के नहीं आएंगे। हमारी नदियाँ सूख जाएंगी, हमारी हवा जहरीली हो जाएगी, फिर कहाँ जाओगे? पर दादी, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या? उन्हें भी तो अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन चाहिए। अच्छा जीवन सिर्फ पैसे से नहीं मिलता बेटी। अच्छा जीवन शुद्ध हवा, साफ पानी और शांत मन से मिलता है। क्या शहर के लोग खुश हैं? उनके पास सब कुछ है, पर उनके चेहरों पर कभी वैसी शांति नहीं दिखी जैसी हमारे गांव में है। मोहन सिंह इन सब बातों को चुपचाप सुन रहे थे। उनके मन में भी एक युद्ध चल रहा था। वे अपने गांव को आगे बढ़ता देखना चाहते थे, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। वे जानते थे कि गरीबी एक कड़वी सच्चाई है, पर प्रकृति का विनाश एक और भी बड़ी त्रासदी होगी। ठीक इसी समय गांव का एक और बेटा आदित्य शहर से लौटा। आदित्य गांव का एक होनहार लड़का था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब एक बड़ी कंपनी में पर्यावरण इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। उसे गांव में कारखाने की खबर मिली तो वो तुरंत वापस आ गया। माँ, ये सब क्या सुन रहा हूँ? गांव में कोई कारखाना लगाने वाला है? हाँ बेटा, प्रगति उद्योग वाले आए थे। शर्मा जी नाम के आदमी ने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। प्रधान जी ने ग्राम सभा बुलाई है अगले हफ्ते। आदित्य बेटा, तुम कब आए? आओ बैठो। प्रधान जी, मैं शहर से इसी खबर को सुनकर आया हूँ। ये कारखाना हमारे गांव के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। प्रधान जी, मैं एक पर्यावरण इंजीनियर हूँ। मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। हर कंपनी यही कहती है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन का मतलब है बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग और बड़े पैमाने पर कचरा। भले ही वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करें, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रकृति को प्रभावित करेगा ही। लेकिन वे रोजगार का वादा कर रहे हैं बेटा। हमारे गांव में बहुत गरीबी है। रोजगार मिलेगा, ये सच है, लेकिन किस कीमत पर? क्या हम अपनी नदियों को प्रदूषित करके, अपनी हवा को जहरीला करके, अपनी उपजाऊ जमीन को बंजर बनाकर रोजगार चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में हमें पीने का पानी भी खरीदना पड़ेगा। हमारी फसलें नहीं होंगी, हमारे जानवर बीमार पड़ेंगे। तब ये रोजगार किस काम के? सुना प्रधान जी, मैंने कहा था ना, ये शहर के पढ़े लिखे बच्चे भी वही बात कह रहे हैं। तुम्हारी बात में दम है आदित्य, लेकिन गांव के लोगों को समझाना आसान नहीं होगा। उन्हें तुरंत का फायदा दिख रहा है। अगले दिन ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा था। शर्मा जी अपनी टीम के साथ मौजूद थे और उनके चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था। मोहन सिंह ने सभा की शुरुआत की। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रगति उद्योग के शर्मा जी ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिस पर हमें मिलकर फैसला लेना है। शर्मा जी, कृपया आप एक बार फिर अपनी योजना गांव वालों के सामने रखें। धन्यवाद प्रधान जी। प्यारे शांति ग्राम के वासियों, मैं एक बार फिर आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी कंपनी आपके गांव में समृद्धि का सूरज लेकर आई है। हम यहां एक आधुनिक पर्यावरण अनुकूल कारखाना लगाएंगे जो किसी भी तरह से आपकी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सबसे बढ़कर स्थायी रोजगार देंगे। हम आपकी ज़मीन के लिए भी उचित मूल्य देंगे। ये आपकी गरीबी को दूर करने और आपके बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने का सुनहरा अवसर है।
शर्मा जी ने अपनी बात समाप्त की और गांव वालों की ओर देखा। कई लोग उनके प्रस्ताव से प्रभावित दिख रहे थे। बलदेव तुरंत खड़ा हो गया। प्रधान जी, शर्मा जी की बात बिल्कुल सही है। हम कब तक ऐसे ही पिछड़े रहेंगे? हमें विकास चाहिए, हमें पैसा चाहिए। हमारे बच्चे शहर जाकर मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें ठीक से काम नहीं मिलता। यहाँ काम मिलेगा तो सब अपने घर में रहेंगे। मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूँ। बलदेव की बात सुनकर गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग बलदेव से सहमत दिख रहे थे। तभी दादी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ी। सुना तुमने बलदेव, पैसा चाहिए, विकास चाहिए, पर ये विकास किस कीमत पर? क्या तुम्हें पता है इस बरगद के पेड़ के नीचे हमारे पुरखों ने कितने फैसले लिए हैं? क्या तुम्हें पता है इस नदी का पानी पीकर हमारी कितनी पीढ़ियां पली बढ़ी हैं? क्या तुम्हें पता है इन पहाड़ों में कितने देवी देवताओं का वास है? ये सब तुम्हें पैसे से मिल जाएगा? ये शहर वाले आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर हमारी जमीन, हमारी प्रकृति को लूट कर चले जाते हैं। जब तुम अपनी जड़ों से कट जाओगे तो कहाँ जाओगे? तुम्हारा विकास तुम्हें शांति नहीं देगा, बल्कि तुम्हें और बेचैन कर देगा। मैं इस कारखाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। दादी की बातें सुनकर कुछ लोग शांत हो गए, कुछ लोग सोच में पड़ गए। उनकी आवाज में एक अनुभव था, एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। अब आदित्य खड़ा हुआ। प्रधान जी और गांव के सभी सम्मानित सदस्य, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस निर्णय को भावनाओं में बहकर ना लें। मैं एक पर्यावरण इंजीनियर हूं और मैंने कई औद्योगिक इकाइयों के प्रभावों को करीब से देखा है। शर्मा जी कह रहे हैं कि उनका कारखाना इको फ्रेंडली होगा। ये एक मार्केटिंग शब्द है। कोई भी बड़ा औद्योगिक संयंत्र बिना पर्यावरण को प्रभावित किए नहीं चल सकता। भले ही वे उत्सर्जन को कम करें, लेकिन पानी का उपयोग, कचरे का प्रबंधन और ऊर्जा की खपत, ये सब हमारे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डालेंगे। हमारी नदियाँ जो आज इतनी साफ हैं, कारखाने के अपशिष्ट जल से प्रभावित होंगी, भले ही उसे ट्रीट किया गया हो। हमारी हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, भूमिगत जल स्तर गिरेगा। ये कारखाना जिस खाली ज़मीन पर लगाने की बात हो रही है, वो भी किसी न किसी रूप में हमारे पूरे पर्यावरण से जुड़ी है। आज हमें रोजगार और पैसा दिख रहा है, लेकिन 10-20 साल बाद क्या होगा? जब हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, जब हमारे बच्चे प्रदूषित पानी पिएंगे और बीमारियों से जूझेंगे, तब ये कारखाने और पैसा किस काम का? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जहरीली विरासत छोड़ना चाहते हैं? प्रधान जी, मेरा सुझाव है कि हमें स्थायी विकास के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए जो हमारी प्रकृति का सम्मान करें और गाँव की पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्पों और कृषि को बढ़ावा दें। हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो प्रकृति पर कम दबाव डालेगा और गाँव को आर्थिक रूप से भी सशक्त करेगा। आदित्य की वैज्ञानिक और तार्किक बातों ने गांव वालों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। शर्मा जी का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया था, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। मैं युवा आदित्य जी की चिंताओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है। हमारी कंपनी के पास विश्व स्तरीय तकनीक है जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाएगी। और हाँ, हम गांव में पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। हम एक सुंदर होटल भी बनाएंगे जिससे और भी रोजगार पैदा होंगे। हम गांव के हस्तशिल्पों को बाजार तक पहुंचाएंगे। ये एक जीत जीत की स्थिति है जहां विकास और पर्यावरण साथ साथ चलेंगे। हम कोई लुटेरे नहीं हैं, हम भागीदार हैं। शर्मा जी की बातें एक बार फिर गांव वालों को आकर्षित करने लगी। उनके पास हर सवाल का जवाब था, हर चिंता का समाधान। मोहन सिंह ने देखा कि गांव के लोग फिर से संशय में पड़ गए थे। ये एक बहुत कठिन निर्णय था। गांव के मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं। शर्मा जी ने हमें एक आकर्षक प्रस्ताव दिया है और आदित्य और दादी ने हमें इसके संभावित खतरों से आगाह किया है। हम सभी अपने गांव का भला चाहते हैं। हम गरीबी में नहीं जीना चाहते, लेकिन हम अपनी पहचान और अपनी प्रकृति को भी नहीं खोना चाहते। मेरे मन में भी यही द्वंद्व चल रहा है। मैं अपने पुरखों की विरासत को कैसे बेच सकता हूँ और मैं अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के अवसर को कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैंने आज रात भर इस पर विचार करने का फैसला किया है। मैं आप सभी से भी कहता हूँ कि आप भी अपने घरों में जाकर इस पर गहराई से सोचें। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे और एक अंतिम निर्णय लेंगे। ग्राम सभा समाप्त हो गई, लेकिन गांव वालों के मन में अशांति थी। रात भर किसी को ठीक से नींद नहीं आई। मोहन सिंह अपने घर में अकेले बैठे दीपक की लौ को देखते रहे। उनके मन में गांव की तस्वीरें घूम रही थीं। निर्मल नदियाँ, हरे भरे जंगल, बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की शांति। उन्हें याद आया कि उनके दादाजी हमेशा कहते थे, धरती हमारी माँ है और माँ को कभी बेचा नहीं जाता। अगली सुबह सूरज एक नई उम्मीद के साथ निकला। गांव के लोग फिर से बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे। मोहन सिंह मंच पर आए। उनके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी।
मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने रात भर सोचा है, मैंने अपनी आत्मा से बात की है और मैंने अपने पुरखों की आवाज़ सुनी है। हमें विकास चाहिए, ये सच है। हमें रोजगार चाहिए, ये भी सच है। लेकिन क्या हमें ये सब किसी भी कीमत पर चाहिए? क्या हमें अपनी पहचान, अपनी प्रकृति, अपनी आत्मा को बेचकर ये सब चाहिए? आदित्य ने हमें वैज्ञानिक तथ्य बताए, दादी ने हमें अपनी जड़ों की याद दिलाई और शर्मा जी ने हमें सपने दिखाए। लेकिन मैंने एक बात सोची, अगर हम आज इस कारखाने को स्वीकार कर लेते हैं तो शायद कुछ सालों तक हम अमीर हो जाएंगे। हमारे पास पक्के मकान होंगे, गाड़ियां होंगी, सुविधाएं होंगी। लेकिन क्या तब हमारी नदियां वैसी ही साफ रहेंगी? क्या हमारी हवा वैसी ही शुद्ध रहेगी? क्या हमारे बच्चे उसी तरह मिट्टी में खेल पाएंगे या उन्हें मास्क लगाकर घूमना पड़ेगा? क्या हम प्रकृति के बिना, अपनी जड़ों के बिना सचमुच खुश रह पाएंगे? मेरा जवाब है नहीं। सच्चा विकास वो नहीं है जो हमारी प्रकृति का विनाश करे। सच्चा विकास वो है जो हमें सशक्त बनाए, लेकिन हमारी जड़ों से हमें जोड़े रखे। सच्चा विकास वो है जो हमें आत्मनिर्भर बनाए, ना कि किसी कंपनी पर निर्भर। मैंने फैसला किया है, हम प्रगति उद्योग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। मोहन सिंह के इस फैसले से गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बलदेव के चेहरे पर निराशा थी, शर्मा जी स्तब्ध खड़े थे, लेकिन दादी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और आदित्य ने राहत की सांस ली। मैं जानता हूँ कि ये फैसला आसान नहीं है, कुछ लोगों को ये निराशाजनक लगेगा, लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूँ, हम अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए अपना खुद का विकास करेंगे। आदित्य ने हमें कुछ विचार दिए थे, पर्यटन, हस्तशिल्प, स्थायी कृषि। हम इन पर काम करेंगे। हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे जो हमारी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं। हम अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को खुद बेहतर बनाएंगे। इसमें समय लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन ये हमारा अपना विकास होगा जिस पर हमें गर्व होगा। हम अपने गांव की पहचान को बचाएंगे, हम अपनी नदियों को साफ रखेंगे, हम अपनी हवा को शुद्ध रखेंगे और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी विरासत देंगे जो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि प्रकृति के प्रेम और सम्मान से भरी होगी। गांव वालों ने धीरे धीरे मोहन सिंह की बात को समझा। बलदेव ने अपना सिर झुका लिया, दादी ने मोहन सिंह के कंधे पर हाथ रखा। शर्मा जी को समझ आ गया था कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वे चुपचाप अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठे और वापस शहर की ओर चल दिए। शांति ग्राम ने विकास के एक आसान लेकिन विनाशकारी रास्ते को ठुकरा दिया था। उन्होंने एक कठिन पर स्थायी रास्ते को चुना था। आने वाले वर्षों में शांति ग्राम ने आदित्य और मोहन सिंह के नेतृत्व में अपने तरीके से विकास किया। उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था को गति मिली। उन्होंने अपने हस्तशिल्पों को आधुनिक बाजारों तक पहुंचाया। उन्होंने पारंपरिक कृषि तकनीकों को पुनर्जीवित किया और जैविक खेती को अपनाया। शांति ग्राम आज भी हिमालय की गोद में एक शांत और समृद्ध गांव है। यहाँ की हवा आज भी शुद्ध है, नदियाँ आज भी निर्मल हैं और लोगों के चेहरे पर आज भी वही शांति और संतोष है। ये गांव इस बात का प्रमाण बन गया कि सच्चा विकास तब होता है जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और सामूहिक भलाई को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे कठिन निर्णय ही हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं और लालच के क्षणिक आकर्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी विरासत, हमारी प्रकृति और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य होता है। ये शांति ग्राम की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति का संरक्षण और नैतिक विकास ही सच्ची प्रगति है।